Hello friends, today we are going to study part 4 of International Relations Current Affairs. Let's see what is there in our table of content. So we will be discussing about India and Maldives relation. Maldives के साथ हमारे किस तरह के relations हैं. आपने न्यूज़ में तो देखा ही होगा कि there was some conflict between our Prime Minister and their President, and because of that the tourists they have changed their destination from Maldives to Lakshadweep. So we will see what is the issue. United Nations Human Rights Council, इंडिया यूनाइटेड किंगडम रिलेशंस, इंडिया एंड यूके के रिलेशंस किस तरह के हैं. Then we will see Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, that we will see, and then Indo-Pacific Dialogue and Indo-Pacific Economic Framework, Indo-Pacific Dialogue and ASEAN Defense Ministerial Meeting Plus. So ASEAN का कुछ डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग होने वाली है जो हो चुकी है, उसके बारे में भी हम देखेंगे. So our first topic is India Maldives relations. Let's see क्या है. Maldives, situated south of India in the Indian Ocean, has recently elected a candidate perceived to the pro-China as its next president. So अभी जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं उनको इलेक्ट किया गया है और वो प्रो चाइना इनिशिएटिव्स रखते हैं. ठीक है, उनका जो कहना है उनका प्रो चाइना अप्रोच है. So he is being elected as the president. This development has raised concern for India given the historical context. Obviously प्रो चाइना टाइप के प्रेसिडेंट अगर वहां पर मालदीव्स में इलेक्ट होते हैं तो ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही ज्यादा कंसर्न वाला एरिया है, क्योंकि मालदीव्स इज वेरी नियर टू इंडिया एंड प्रो चाइना अप्रोच कैन हैव अ लॉट ऑफ consequences in terms of security, in terms of defense. Traditionally, Maldives operated under the executive president system from 1968 under the transition of multi-party democracy. तो multi-party democracy वहाँ देखी जाती थी, बट इस बार जो प्रेसिडेंट वहाँ के चुने गए हैं वो डिफेंस कॉपरेशन एक्सटेंड्स टू द एरिया ऑफ जॉइंट एक्सरसाइज इक्वेरिन, दोस्ती, एकता, ऑपरेशन सील्ड. ठीक है. नाउ हाउ हैज इंडियाज रिलेशन विथ मालदीव्स बीन. सो अगर हम लोग सिक्योरिटी पार्टनरशिप की बात करें इंडिया और मालदीव्स के बीच में, ये है आपका इंडिया, यहाँ पर है आपके मालदीव्स के आइलैंड्स. ओके, सो इंडिया मालदीव्स के बीच में हम देखेंगे जॉइंट एक्सरसाइजेज हुए हैं, उनके नाम है इक्वेरिन, दोस्ती, एकता और ऑपरेशन शील्ड. आपको ये नाम याद रहने चाहिए क्योंकि डायरेक्टली प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये किस कंट्री के साथ इंडिया कर रहा है. India provides the largest number of training opportunities for Maldivian nation defense forces, meeting around 70% of the defense training requirements. So उनकी जो भी डिफेंस ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स है उसके 70% जो ट्रेनिंग हो रही है वो बाय इंडिया ही हो रही है. तो ऐसा नहीं है कि हमारा वहां पर बहुत अच्छा स्टैंड नहीं है, हमारे मालदीव्स के साथ बहुत अच्छे स्टैंड है. और टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंडिया से बहुत सारे लोग आपके मालदीव्स के लिए टूरिस्ट के लिए वहां पर पहुंचते हैं. रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, अडू रिक्लेमिनेशन एंड शोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुआ है. ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन रिहैबिलिटेशन सेंटर इन अडू. सो जो अडू है आपका, ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ लोकेटेड है. ये आपके मालदीव्स में लोकेटेड है. ओके, इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंडिया और मालदीव्स के बीच में हम देखेंगे. Afcons, an Indian company, signed a contract for the largest ever infrastructure project in Maldives, which is the Greater Mail Connectivity Project. So, Afcons हमारे यहाँ की कंपनी है. इन्होंने बहुत बड़ा, अभी तक के इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा बड़ा इन्होंने मालदीव्स के साथ प्रोजेक्ट साइन किया है, which is the Greater Mail Connectivity Project. Apart from that, the India-Maldives relations suffered a setback when Maldives into the free trade agreement with China in 2017. So free trade agreement में जो है चाइना के साथ मालदीव्स जा चुका है 2017 में, और तभी से इनकी टिल्ट हम देख सकते हैं कि थोड़ी चाइना की तरफ है. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, हानी माधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट.
सो आपके हानी माधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पर है, ये आपके मालदीव्स में है। हनी मधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर द इंडियन क्रेडिट लिंक will add a brand new terminal to cater 1.3 million passengers a year. So आप देख रहे हो 1.3 million passengers को cater किया जाएगा यहाँ पे हनी मधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से, ठीक है। ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन पैसेंजर्स यहाँ पर एंटरटेन होंगे। फिर हम देखते हैं लार्जेस्ट ग्रांट प्रोजेक्ट्स एक्सिक्यूटेड बाय इंडियन मालदीव्स। सो आपका नेशनल कॉलेज फॉर पॉलिसी एंड लॉ एनफोर्समेंट भी वहां पर बनाया गया है। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट क्या है? इट विल कंसिस्ट ऑफ 6.7 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज एंड कॉजवे लिंक बिटवीन मेल एंड नियर बाय आइलैंड्स ऑफ विलिंगिल, गहीफालू एंड थीलाफुंसी। ये सारी जो आपकी आइलैंड्स है ना, ये आपकी मालदीव्स की आइलैंड्स हैं, ठीक है। इनके साथ कनेक्टिविटी की बात चल रही है। विलिंगिली, गुलीफालू एंड थीलाफुंसी, ये सारे आइलैंड्स किसके पास हैं? मालदीव्स के पास। ये भी आपको दिमाग में रखना होगा, आपको एक बार रिवाइज करनी होगी। आप क्या कर सकते हो, इसकी मैपिंग कर सकते हो। मैप में जब आप मालदीव्स बनाओ ना, आज हमने जो भी इंपॉर्टेंट आपके हनी मधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए, आपके विलिंगी, कुलीफाऊ, थीलाफुसी, ये सारी जो आइलैंड्स हैं ये आप मालदीव्स के अराउंड ड्रॉ कर सकते हो और उसे मार्क कर सकते हो। इस तरह से जो भी आपके करंट अफेयर्स में आईआर्स में आते हैं लोकेशन, आप उसको देन एंड देयर ही अगर आप मैप्स में प्रेजेंट करके रख लेते हो तो लास्ट में रिवीजन करने के लिए आपको ही बहुत आसानी हो जाएगी। The project is funded by a grant of $100 million and a line of credit of $400 million from India. What is the issue of China and India Maldives relation? Obviously, चाइना जहां भी आता है उस देश के साथ हमारा जो रिलेशन है, जो जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चाइना बीच में आके कुछ ना कुछ कोशिश करता है कि रिलेशन हमारी खराब हो जाए। Maldives, situated in the Indian Ocean, has received substantial infrastructure investment from China. अब आपके इंडियन ओशन रीजन में है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर आपको चाइना यहाँ पर स्थित है, वो आके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि मालदीव्स को बहुत ज्यादा, चाइना को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है हमारे इंडियन ओशन रीजन में और इंडिया में। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट चाइनीज गवर्नमेंट ने की है मालदीव्स में। This pro-China stance signifies a departure from Maldives' historically close ties with India, causing concerns in India about China's expanding influence in its neighboring region and potential strategic implication. Obviously, ये तो बहुत obvious है। India has expressed worries about China's increasing presence in Indian Ocean, particularly in nations like Sri Lanka, Pakistan, Maldives. Chinese-controlled ports and military facilities in this area are viewed as challenges to India's strategic interest and regional security. अब ये सारे रीजन आपका जो हो गया, आपके नेबर कंट्रीज हो गए, ठीक है। नेबर कंट्रीज में अगर चाइना अपनी बढ़त बढ़ाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, पाकिस्तान, ये सारी जगह चाइना अपने प्रेजेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, तो पूरी तरह से वो इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है एज अ काउंटर पार्ट। तो आप देख रहे हो कि ये इस तरह के जो मूव्स है वो हमारे लिए सही नहीं है। फिर हमने जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में हमने पढ़ा है, हमने 2-3 दिन पहले ही नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में पढ़ा है, जिसमें चाइना भी अपनी प्रेजेंस बढ़ाए जा रहा है हमारे सारे नेबरहुड कंट्रीज में। Maldives' strategic location along key maritime routes in Indian Ocean remains of paramount importance for both India and China. इंडिया चाइना दोनों के लिए मालदीव्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट बन जाता है, और अब देखते हैं कि आगे के टाइज कैसे रहेंगे। वे फॉरवर्ड क्या है? इंडिया मस्ट प्ले अ की रोल विद इन इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी स्पेस, ठीक है। इंडो पैसिफिक का जो रीजन है, इंडिया को उसमें बहुत एक्टिवली अपना रोल प्ले करना ही होगा। India does not have any option. At present, the India Out campaign has support from a limited population, but this cannot be taken for granted by the Indian government. हमें obviously अभी India Out campaign में हमें बहुत सारे लोगों का population हमें support है, but इसको taken for granted नहीं ले सकते हम लोग वहाँ के support को। If the issue raised by the supporters of India Out are not handled carefully, the domestic political situation in the Maldives may set ripple in India's currently favorable relations with the country.
सो इंडिया आउट सपोर्टर्स जो है कि इंडिया को जो चल रहा है वहां पर एज प्रेजेंट, वहां पर आप देखोगे कि इंडिया को नहीं, इंडियन लोगों को नहीं आने देना है. इंडियन आउट कैंपेन हैज स्टार्टेड लिमिटेड फ्रॉम अ लिमिटेड पॉपुलेशन, बट दिस कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड. कुछ लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया है, बट हमें इसे ग्रांटेड नहीं लेना है, हमें इसके सीरियसली लेना है. प्रोजेक्ट मौसम हमने स्टार्ट किया है, शुड प्रोवाइड सफिशिएंट स्पेस फॉर मालदीव्स टू गेट बेनिफिट्स आउट ऑफ इट एंड बूस्ट इट्स इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायंस ऑन इंडिया. मौसम जो हमने प्रोजेक्ट मौसम स्टार्ट किया है, उससे श्रीलंका, उससे मालदीव्स को बहुत ज्यादा कॉपरेशन मिलने वाली है इंडिया से. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल. यूएनएचआरसी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है. यूपीएससी का ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है यूएनएचआरसी. ये आपके प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, मेंस में इंपॉर्टेंट है, पीएसआईआर ऑप्शनल में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है. So UNHRC has recently passed a resolution designed to intensify the examination of human rights violation occurring in Sudan. So सुदान में बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस देखे जा रहे हैं जो इनको केटर करने वाले हैं. अब हम पढ़ने वाले हैं यूएनएचआरसी के बारे में कुछ फैक्ट्स. इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम फॉर स्ट्रेंथनिंग द प्रमोशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, to promote universal respect of the protection of all human rights, fundamental freedoms for all. So ये इनका एजेंडा है, मेनली ये इसी पे काम करते हैं. It was founded in 2006. It replaced the former United Nations Commission on Human Rights. UNCHR थी पहले एक बॉडी, उसको प्लेस करके 2006 में हमारे UNHRC बॉडी आई है. So investigation, allegation of breaches of human rights, पहले ये सब चीजें भी वो देखते थे. मेंबरशिप में हम देखते हैं 47 मेंबर स्टेट्स हैं इनके, विच आर इलेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA इन्हें इलेक्ट करते हैं. एंड मेंबर्स ऑफ द काउंसिल सर्व्स फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years एंड आर नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री-इलेक्शन आफ्टर सर्विंग फॉर कंसेक्यूटिव 2 terms. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है यूनाइटेड नेशंस इंडिया एंड यूके रिलेशंस. यूके के साथ हमारे किस तरह के रिलेशंस हैं वो हमें देखने हैं. The relationships between the United Kingdom of India, highlighting the numerous opportunities it offers across diverse area, various aspects of the India-UK relations, aspects, political relations, key points. तो हम पॉलिटिकल रिलेशंस देखते हैं इंडिया और यूके के बीच में. India's political system influenced by UK sharing democratic values, obviously. Collaboration on global issues, support from UK for India's UN Security Council seat. So UK बोल रहा है कि हाँ भाई आप इंडिया को UNSC में लेके आओ. एंड न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप मेंबरशिप, ये दोनों की मेंबरशिप में यूके सपोर्ट कर रहा है इंडिया को अब. ठीक है. ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर एनुअल समिट एंड मीटिंग्स, ये आपके पॉलिटिकल रिलेशंस के हो गए. Aspect bilateral institutions, regular foreign office consultation, dialogues for disarmament, institutionalized economic mechanism. फिर डिफेंस कोलैबोरेशन में क्या क्या, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप सिंस 2004. सो 2004 से यूके हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है डिफेंस सेक्टर में. ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, कोऑपरेशन इन साइबर सिक्योरिटी, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप डिप्लॉयमेंट इन इंडियन ओशन. मेक इन इंडिया कैंपेन में भी इनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला है. अब न्यूक्लियर कॉपरेशंस में क्या की बात होती है, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन डिक्लेरेशन, न्यूक्लियर कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, कोलैबोरेशन ऑन एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज. सो आप देख रहे हो यूके के साथ हमारे टाइज बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं और बहुत सारी चीजों में यूके का इन्वॉल्वमेंट है इंडिया के साथ. उसी तरह से आप देखोगे कि टेररिज्म सेक्टर में भी कॉपरेशन मिला है हमें यूके से. इकोनॉमिक रिलेशंस में भी हमें अच्छा खासा ज्वाइंट इकोनॉमिक ट्रेड कमेटी है. इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स है. बायलैटरल ट्रेड हमारा यूके के साथ कितना ज्यादा है, 26 बिलियन उनके जो आपकी करेंसी है उस करेंसी में हम देखेंगे 26 बिलियन यूके करेंसीज. इंडिया इन द यूके सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स. So India is UK's second largest source of investment projects, and the UK has the investment of $34 billion in India as foreign direct investment. FDI आप देख रहे हो, टोटल $34 बिलियन की FDI UK इंडिया में करके रखा हुआ है. अच्छे खासे अमाउंट की FDI UK ने की हुई है इंडिया में.
देखिए यूके को पता है कि इंडिया इज एन इमर्जिंग मार्केट, जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने वाले हैं उसका अच्छा खासा रिटर्न हमें मिलेगा ही मिलेगा। रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स में भी यूके ने हमें हमारी सहायता की है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन एंड रिसर्च, ये सारी चीज़ों में भी हमने देखा कि काफ़ी सपोर्ट है। हेल्थ केयर में हेल्थ सेक्टर कोलैबोरेशन, पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिसर्च, आयुर्वेदा, योगा, cultural engagement, memorandum of understanding on cultural cooperation, Nehru Center of Cultural Outreach, emphasis on concept of living bridge to highlight dynamic changes between two countries, people to people contact, significance for India, ठीक है, supportive support for UNSC seat, energy members and development objective, economic and technological partnership, defense and security operations, ये सब का हमारे यूएस का यूके की सिग्निफिकेंस है इंडिया में। यूके चाहता है कि हमें यूएनएससी में सीट मिले, वो चाहता है कि हमें एनएससी में, न्यूक्लियर सरप्राइज ग्रुप के मेंबरशिप में हमें मेंबरशिप मिले, और वो ये भी चाहता है कि हमारे इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल जो पार्टनरशिप है वो बढ़े। सो इस तरह के थे द करंट मेजर बायलैटरल इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड यूके। अब कुछ इश्यूज के बारे में भी हम देख लेते हैं, कुछ इश्यूज चल रहे हैं इंडिया और यूके के बीच में, वो हम देख लेते हैं किस तरह के इश्यूज। एक्स्ट्राडिशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑफेंडर्स, अम्बिकल लिंक विथ पाकिस्तानी डीप स्टेट। देखिए यूके का ना पाकिस्तान के साथ भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज है क्योंकि उन्हें अम्बिकल बोलते हैं, क्योंकि बहुत बचपन मतलब जब बर्थ होती है बच्चे की उस तरह के टाइज को बोला जाता है यूके और पाकिस्तान के टाइज। इश्यूज विद डिफरिंग एक्सपेक्टेशंस ऑन एफटीए टॉक्स, टैक्सेशन डिस्प्यूट्स भी देखा है, नॉन एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंडियाज राइज। अब इंडियाज राइज तो हो रही है बट इसमें यूके को बहुत ज्यादा खुशी नहीं मिलती है, ठीक है। यूके इज ऑलवेज लाइक एन एनवी टू आवर इंडियन कंट्री। With an historic foundation of culture, history, and language, there is a unique opportunity for further deepen India-UK relations, leveraging their strength for mutual prosperity. देखिए चाहे स्टार्टिंग में जो भी हुआ हो बट हमने यूके से बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। उनके 200 रूल्स जो 200 साल जो उन्होंने रूल किया इंडिया में, उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हमने लिए हैं ब्रिटेन से। सो हमें इस टाइप को और भी ज्यादा कंक्रीट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया एंड यूके हैज अ लॉट ऑफ कनेक्शंस, और अभी भी चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिक्स हो, डिफेंस हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, ये सब में यूके और इंडिया की पार्टनरशिप चल रही है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जो पैसिफिक इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बन रहा है, उसकी प्रॉस्पेरिटी के बारे में हम देखेंगे। हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट aimed at bolstering its supply chain and ensuring compliance with labor regulations. About Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, इसके बारे में देखते हैं हम कुछ पॉइंट्स। It is a regional arrangement to build cooperation and economic integration in the Indo-Pacific region. It was launched by United States President Joe Biden in 2022 May 23. सो यूएस के जो हमारे प्रेसिडेंट थे जो बाइडेन जी, उन्होंने ही लेके आए हैं हमारे यहाँ ये इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। ही हैज लॉन्च्ड इट। द फ्रेमवर्क इज इंटेंडेड टू एडवांस रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिविटी इन दिस रीजन। सो करेंटली इट इंक्लूड्स 14 पार्टनर कंट्रीज। सो कौन कौन से पार्टनर कंट्रीज हैं आपके इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी में? ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी दरसुलम, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स एंड वियतनाम। सो मेजरली आप देखोगे इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी कंट्रीज हैं जो उससे अफेक्ट हो रही है, वो सारी कंट्रीज मोस्टली यहाँ पर आपकी हैं। अफ्रीकन कंट्रीज नहीं है यहाँ पे। इंडो पैसिफिक रीजन में जो मेजरली कंट्रीज अफेक्टेड है वो है यहाँ पे, ठीक है। श्रीलंका इज ऑल्सो नॉट इन्वाइटेड। मेनली जो मेजर कंट्रीज हैं दे आर इन्वाइटेड। द इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ब्रॉडली रेस्ट ऑन 4 पिलर्स। व्हाट आर दोज 4 पिलर्स व्हिच इज इंपॉर्टेंट? ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्लीन एनर्जी, डीकार्बोनाइजेशन, टैक्सेस एंड एंटी करप्शन मेजर्स। इंडिया का क्या रोल है इसमें? India has decided to opt out the trade pillar
as most issues promoted by this do not align with India's trade policy. So ये जो यूएस ने बनाया है हमारे पिछले साल उसमें इंडिया इज नॉट दैट इंटरेस्टेड इन दिस ट्रेड पॉलिसी, क्योंकि मोस्टली जो पिलर्स आपके ट्रेड से रिलेटेड है ना वो इंडिया को हेल्प नहीं करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, इंडिया के इंटरेस्ट को हेल्प नहीं करने वाले हैं, इसीलिए इंडिया इज नॉट दैट कीन टू अलाइन विद दिस काइंड ऑफ ट्रेड पॉलिसीज। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडो पैसिफिक डायलॉग 2023। The annual apex level international conference of the Indo Navy known as Indo-Pacific Regional Dialogue is scheduled to take place in New Delhi from November 15 to 17. So ये already 2023 में पिछले साल हो चुका है आपका Indo-Pacific Dialogue. It is an annual apex level international conference conducted by Indian Navy. So हमारी Indian Navy इसे conduct करती है Indo-Pacific Dialogue को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि Indo-Pacific Dialogue कौन कंडक्ट करता है तो आप कह सकते हो कि ये हमारा कंडक्ट करता है इंडियन नेवी। प्रीवियस एडिशंस पहले भी हो चुका है ये 2018-19 में न्यू दिल्ली में, 20 में इट वाज कैंसिल बिकॉज कोविड आ गया था, 2020 में कंडक्टेड ऑनलाइन एंड फिर 2020 में फिजिकल फॉर्मेट इन न्यू दिल्ली। तो मेनली आप देख रहे हो कि न्यू दिल्ली में ही ये हेल्ड हो रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन की जो ये डायलॉग है ये मेनली न्यू दिल्ली में ही डील हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशंस एंड थीम। The National Maritime Foundation serves as the primary organization and knowledge partner for each edition. Established in 2005, this is the nation's first maritime think tank dedicated to independent and policy-related research. Theme क्या है? Geopolitical impacts upon Indo-Pacific maritime trade and connectivity. ये इनका theme है, central theme, geopolitical impact upon Indo-Pacific maritime trade and connectivity। जो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स हमारे ये इंडो पैसिफिक रीजन में आते हैं और जो मैरीटाइम कनेक्टिविटी में आते हैं वो सबके इम्पैक्ट्स को हम पढ़ेंगे और इस पे काम करेंगे। कंपैरिजन विद गोवा मैरीटाइम कंक्लेव। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? रिवाइविंग मैरीटाइम ट्रेंड्स इन द इंडो पैसिफिक। जो मैरीटाइम ट्रेंड्स थे पहले ज़्यादा से ज़्यादा कॉपरेशन होता था उसको और भी ज़्यादा रिवाइव किया जाएगा। Assessing regional opportunities and challenges. Sessions, notes of maritime connectivity, China's impact on Indo-Pacific, ये सब चीज़ों के बारे में भी बात हुई है। Maritime connectivity through shipping, role of private industries. Major focus area क्या रहता है इनका? Involvement of speakers and delegates from 16 countries. Conclusion, this kind of move aims to foster rule-based, safe and secure Indo-Pacific. इस तरह के मूव से हमें इंडो पैसिफिक जो हमारा रीजन है वो और भी ज्यादा सिक्योर और सेफ रहेगा और रूल बेस्ड रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक which we are going to discuss is your ASEAN Defense Minister Meeting Plus. So this meeting, the Defense Minister participated in 10th ASEAN Defense Minister Meeting Plus held in Jakarta, Indonesia. So जो हमारे के यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये 10th आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस को अभी पार्टिसिपेट किया है टू एड्रेस द डिफेंस मिनिस्टर इन दिस। की एड्रेसेस उन्होंने क्या बोला, उनकी क्या कहने उनका एक्चुअली क्या कहना था इसमें। सो आवर डिफेंस मिनिस्टर स्टेट दैट इंडिया इज कमिटेड टू फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरसाइट एंड लॉफुल कॉमर्स, adherence to international laws including United Nations कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज। ये जो आपकी बॉडी है यूएन क्लॉज, ठीक है, यूएन क्लॉज जो 1982 में बनी है, इसके बारे में यूपीपीएससी बहुत बार प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछ चुका है, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स। तो आपको इस बॉडी के बारे में भी पढ़ के अच्छे से रखना है। टेररिज्म इज अ ग्लोबल थ्रेट, रीजनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन, ASEAN centrality. Acknowledging ASEAN centrality, he advocated for regional security initiatives that are consultative and development oriented. वो चाहते हैं कि आप आसियान को ही मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखो, मेन सेंटर पॉइंट आप आसियान को बना के रखो, लेकिन उसके अलावा भी आपको सिक्योरिटी इनिशिएटिव बहुत कंसल्टेटिव और डेवलपमेंट ओरिएंटेड रखनी पड़ेगी। India expressed its commitment to fostering practical, forward-looking and result-oriented cooperation with this body. What is your ये जो आपका आसियान डिफेंस मीट है इसके बारे में हम देखते हैं। इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर द एसोसिएट ऑफ साउथ एशियन नेशन, दैट इज आसियान की ये मीटिंग है। 8 डायलॉग पार्टनर्स टू एनहांस कोऑपरेशन।
जो 8 डायलॉग पार्टनर्स क्या हैं आपके यहाँ पे, कौन कौन है? इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स। सो मेनली इसके जो दूसरे मेंबर्स हैं, डायलॉग मेंबर्स हैं, उसमें इंडिया आता है, चाइना आता है, यूएस आता है, रशिया आता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। Objective of this body: promote mutual interest and confidence among defense establishment through increased dialogues and transparency. Enhance regional peace and stability by fostering cooperation in defense and security, addressing transnational security challenge faced by the region. अबाउट आशियान अब हम देखेंगे। आशियान एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जो यूपीएससी के प्रीलिम्स का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। इसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं वो आपको देखना है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनी, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया एंड वियतनाम। टोटल 10 मेंबर्स हैं उनके। इंडिया मेंबर नहीं है आशियान का। इट वाज established on 8 August 1967 in Bangkok, Thailand, with the signing an ASEAN Declaration. Association of South Asian Nations, ASEAN is an intergovernmental organization. So ये हो गया आपके आसियान के बारे में। आसियान के बारे में तो आपको पहले से भी पता होगा, बट हमने इसे ब्रीफ आउट कर दिया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। टिल देन, गुड नाइट।